हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग आरो भाग 2 पुस्तक के चैप्टर संख्या 8 में एक चैप्टर है फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित है, जो जिसका नाम है रुबाइया। अब प्यारे बच्चों, ये रुबाइया है, ये जो कविता है, इसमें एक घरेलू रूप दिखाया गया है। एक माँ किस प्रकार से अपने बच्चे को प्यार करती है, और साथ में हिंदू के त्योहार दो, एक रक्षाबंधन एक दीपावली के बारे में विषय में बताया है। किसने? फिराक गोरखपुरी जी ने। एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ, यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए गलती से, ये रुबाइया है बेटा, ये रुबाइया है ना, ये बहुवचन शब्द है। कैसा शब्द है? बहुवचन। यदि हम लोग इस रुबाइया का बहुवचन को एक वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? रुबाई हो जाएगा, ई दीर्घ ई हो जाएगा। और यह जो रुबाई है बेटा, मैं समझा दूं आप लोगों को, यह एक छंद है उर्दू और फारसी भाषा का, जिसमें 4 चरण होते हैं। अब देखो, मैंने कहा एक छंद है उर्दू या फारसी भाषा का। अब छंद में जो हम लोग, जिसे हम लाइन या पंक्ति जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उसे छंद में हम लोग चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण। लाइन को क्या कहते हैं? चरण। तो 4 चरण होते हैं, जिसके अंदर पहला, दूसरा और चौथा, इसमें तुक यानी काफिया मिलाया जाता है। तुक यानी कैसे? जैसे आया गया, या आ रहा है ना, इस प्रकार से यानी तुक होता है उन पंक्तियों में। लेकिन तीसरी पंक्ति क्या होती है? स्वतंत्र होती है, जिसमें कोई तुक नहीं मिलाया जाता है। ठीक है। तो रुबाइयों में क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया, एक बार हम लोग देख लें, थोड़ा सारांश हम लोग पढ़ लें इसमें। देखो, यह क्या है, इस रुबाइयों में एक हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाया गया है। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है, तो हमारे जहां जहां हिंदी राजभाषा है, जहां जहां लोग हिंदी को बोलते हैं, वहां वहां के लोग इसे समझ सकते हैं कि कैसा एक घरेलू रूप है इसमें। इसमें हमें सूरदास के वात्सल्य का वर्णन भी दिखाई देता है। वात्सल्य वर्णन कहाँ होता है बच्चों? जैसे कि मान लो किसी बच्चे के माता पिता द्वारा जो प्यार किया जाता है, जो माता पिता द्वारा बच्चों के ऊपर जो प्यार किया जाता है, उस प्यार को वात्सल्य कहा जाता है, यानी कि वहां वात्सल्य रस है। और जो कहते हैं ना हम लोग, प्रेम, प्रेम तुम्हें पता होगा किसी से भी, और स्नेह होता है, पड़ोसी करते हैं, और प्रेम कोई लड़की करती है हमसे। और वात्सल्य में जो प्रेम होता है, वो वात्सल्य होता है, वो प्रेम होता है जो माता पिता द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। तो यहां हमें फिराक गोरखपुरी जी द्वारा जो रुबाइयां लिखी हैं, इसमें हमें सूरदास जी के वात्सल्य की हमें याद आती है। सूरदास जी की एक पंक्ति थी, आपको याद हो तो, कि मुझे चांद चाहिए मैयारी, मुझे चांद चाहिए, क्योंकि बच्चा है वो चंदा मामा को खिलौना समझ बैठता है। तो उन्होंने भी यही एक पंक्ति लिखी है कि मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले हूं। जैसे यहाँ वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया, वैसे ही रुबाई में जो बच्चा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, आंगन में जिद कर रहा है मम्मी से कि मम्मा मुझे तो चंदा मम्मा चाहिए, खिलौना समझ बैठता है बच्चा। तो माँ बच्चे के हाथ में एक आईना, दर्पण यानी शीशा दे करके कह रही है, देख शीशे में चंदा मामा उतर आया। तो बच्चा अपना ही चेहरा देख करके खुश हो जाता है कि हाँ, चंदा मामा उतर आया है शीशे में। ठीक है। और यहां पर जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं, और चंदा मामा के नदिया के किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। यानी कि यहां एक ऐसा घरेलू रूप है जिसमें चांदनी रात में बच्चे या मम्मी पापा जो भी हो, तो छत पे सोते हैं और चंदा मामा को निहारते रहते हैं और कहानियां बनाते रहते हैं। और वैसे देखें ना, मामा बच्चों के लिए एक खिलौना ही होता है। जैसे मेरे मामा, आपके मामा, तो आपके लिए वो खिलौना, जब आप बच्चे थे ना, तो आपके लिए मामा एक खिलौना ही था। अब ये एक बहुत ज्यादा कठिन दौर है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, यदि आप लोगों ने 12th क्लास में तैयारी अच्छे से नहीं की, और उसके साथ साथ सीयूटी का भी अच्छे से तैयारी नहीं की आप लोगों ने, तो बेटा ये दौर आएगा आपके सामने। आप चाहते हो ये दौर न आए, तो बेटा जो ये कोड है, ये आप लोग सीयूटी में भी, कोई भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है वहां भी लगा सकते हैं, और स्पार्क बैच से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। और ये आपने कर लिया तो ये दौर हम लोग आने नहीं देंगे आप लोगों को, ये गारंटी मैं दे रहा हूं आप लोगों को। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, कहीं पे भी आप लोग इस कोड का यूज कर सकते हैं। आपको ये सामान्य कोड है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। क्या है? घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। यानी माता पिता बच्चे को मेले में ले गए। अब बच्चा ने जिद कर लिया कि मुझे तो खिलौना चाहिए मिट्टी का। सुंदर सुंदर खिलौने होते हैं, बच्चा जिद करते ही है। अब जैसे ही माँ बाप ने पूछा
दुकानदार से ये खिलौना दे दो, कितने का है, तो वो बहुत महंगा था तो उनके पास वो पैसे नहीं थे। अब आने के बाद में पिता को बहुत ज्यादा दुख होता है इस चीज का कि यार कैसे दिन आए हैं यार, मैं अपने बच्चे को एक मिट्टी का खिलौना नहीं दिला सका। और वो बहुत रोते हैं यार, बहुत ज्यादा रोते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो तो बेटा प्लीज निवेदन है आप अभी से पढ़ाई करें, स्टार्ट करें। क्योंकि आप लोग किसी बैच से ज्वाइन करते हैं तो सीयूईटी का करते हैं तो हमको आप लोगों को 12th क्लास के साथ साथ में सीयूईटी की भी तैयारी करवाएं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहेगा बेटा कि आप 12th के एग्जाम के बाद में सीयूईटी की तैयारी करें। इतना समय नहीं रहेगा मेरी जान, क्योंकि 1.5 महीना बचेगा आपके पास, 1.5-2 महीने में। 1.5-2 महीने में सीयूईटी का कोर्स कभी भी समाप्त नहीं होगा, तो साथ साथ तैयारी करते रहिए। और सीयूईटी में केवल आप लोग महापैक से जुड़ो, क्योंकि महापैक आपके एग्जाम तक रहेगा आपके पास, और जितने भी कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब आपको फ्री मिलेंगे, प्लस में फिजिकल बुक भी आपके घर पहुंचाई जाएगी। ठीक है। और यहाँ कुछ मुहावरों का प्रयोग किया गया। लोका देना मतलब झूला देना, माँ अपने बच्चे को झुला रही है ऐसे इस प्रकार से। गुठनियों में लेकर कपड़े पहनाना, जैसे बच्चे को नहला करके गुठनियों में लेकर बच्चे को सीधा खड़ा कर लेते हैं, जिससे वो बच्चा हिलता डुलता नहीं है, उनके कपड़े सीधे पहना लेते हैं। गेसों में कंघी करना, गेसों यानी उलझे हुए बालों में कंघी करती। रूपवती मुखड़ा, माँ का बहुत सुंदर मुखड़ा दिखाया गया। नर्म चमक, बहुत अच्छी एक दमक दिखाई गई है, चमक दिखाई गई। जिदिया है बालक, बालक जिद कर रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एक अनूठे ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया जिसमें गांधी जी ने जिसे हिंदुस्तानी भाषा के रूप में देखना पसंद किया था, उन्हीं उर्दू, हिंदी और लोक भाषा, इन देसी भाषा के शब्दों का प्रयोग यहां किया है। उर्दू के भी शब्द हैं, हिंदी के भी हैं, और देसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। जिन्होंने महात्मा गांधी जी ने एक सपना देखा था कि ऐसी हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए, उसी भाषा का प्रयोग यहां रुबाइयों में फिराक गोरखपुरी जी ने किया है। अब माँ, जब बच्चा जिद करता है तो माँ बच्चे के हाथ में एक आईना देती है कि देख चंदा मामा उतर आया, बच्चा खुश हो जाता है। अब चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। जब कवि कल्पना करता है तो उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। और यहाँ जो राखी के छल्ले हैं वो बिजली की चमक की तरह, जैसे बिजली चमकती है ना, जो रक्षाबंधन को यहाँ रस की पुतली बताया गया। तो जैसे राखी बहन भाई को बांधती है तो रच्छे ना लटकते हुए नजर आते हैं, वो चमकते हुए कैसे नजर आते हैं, जैसे बिजली की चमक चमकती है। रक्षाबंधन को एक मीठा बंधन बताया गया। पूछा जा सकता है कि रुबाइयों में किस त्योहार को एक मीठा बंधन बताया गया है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों और बिजली के लच्छे हैं, यानी रक्षाबंधन में जो बहन भाई को राखी बांधती है तो राखी के जो लच्छे होते हैं उनको किसके समान बताया गया है, किसकी चमक के समान बताया गया है। सावन में रक्षाबंधन आता है, आपसे पूछा जा सकता है रक्षाबंधन रुबाइयों के अनुसार किस माह में आता है। ये भारतीय महीनों का नाम है ये, और ये तद्भव शब्द है, देसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे पढ़ते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मासी पौष माघ फाल्गुन, इस प्रकार से ऐसे इसका संस्कृत शब्द होगा श्रावण, ऐसे ये होगा। ठीक है। सावन का देखो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि रक्षाबंधन आता है सावन में, और सावन में बारिश आती है, बारिश आती है तो बादलों में गठाएं छाती है। तो सावन का संबंध झीनी गठा से, गठा का संबंध बिजली से, जब बादल छाएंगे तो बिजली की चमक आएगी, सीधी सी बात है। और वही संबंध भाई का बहन से है। क्या कहा लेखन ने, जिस प्रकार से सावन का संबंध गठा से होता है उसी प्रकार गठा का संबंध बिजली की चमक से होता है, और उसी प्रकार भाई का बहन से संबंध होता है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्या रक्षाबंधन का संबंध किससे बताया गया है, गठा का संबंध किससे बताया गया है, और भाई का संबंध किससे बताया गया। तो ध्यान रखना, जो संबंध सावन का सीनी गठा से, सीनी गठा का बिजली की चमक से, और भाई का बहन से, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो रुबाई मैं बता चुका हूं, यह एक छंद है उर्दू और फारसी का लेखन शैली या छंद है, जिसमें 4 पंक्तियां होती है, 4 चरण होते हैं, जिसकी पहली दूसरी चौथी में एक तुक काफिया तुक मिलाया जाता है। जैसे इस प्रकार से पहली पंक्ति में आ गया खाया, दूसरी में आ जाएगा लाया, चौथी में आ जाएगा जाया। तो यहाँ पे देखो जा या आया आया, इस प्रकार से है ना, तो ये तुक होता है। लेकिन तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, स्वतंत्र होती है, जिसमें कोई भी तुक नहीं मिलाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं रुबाई हमारी एक एक। पहली रुबाई क्या है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। आंगन में, आंगन होता है चांद का टुकड़ा, यानी कि एक मां के लिए बच्चा जो है वह चांद का टुकड़ा ही होता है, और वह अपने आंगन में लिए उसे खड़ी हुई है।
हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी। कभी कभी इस पर बच्चा होता है ना ऐसे, तो कभी कभी उसे ऐसे 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 झुलाती है और कभी कभी उसे गोद में भर लेती है। रह रह के हवा में लोका देती, लोका देती झुलाना, कभी कभी उसे हवा में इस प्रकार से ऐसे उछाल देती है, झूले की तरह झूला देते हैं ना हम लोग, लोका देते हैं, ऐसे ऐसे उछाल देती है, फिर उसे गोद में भर लेती है। गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चे जैसी, और जैसे माँ जैसे बार बार अपने बच्चे को हवा में उछालती है, ऐसे उछाल के लेना फिर ऐसे गोद में भर लेना, तो वह ऐसी जो क्रिया है जो माँ कर रही है बच्चे को उछालने की क्रिया, वह बच्चे को बहुत अच्छी लगती है और बच्चा बहुत तेज हंसता है और उसे खिलखिलाती वैसी पूरे आंगन में महक उठती है। तो एक माँ है, वह आंगन में लिए अपने चांद के टुकड़े पर बच्चे को लेकर खड़ी हुई है। कभी कभी वह उसे अपने हाथों से झुलाती है और अपने गोद में भर लेती है, और कभी कभी उसे उछालती है फिर गोद में भर लेती है, और यह प्रक्रिया है जो बच्चे को बहुत अच्छी लगती है और बच्चा जोर जोर से हंसता है, उसकी हंसी से पूरा आंगन खिलखिला जाता है। आप भावार्थ व्याख्या देख लीजिए। इस रुबाई में शायर कहते हैं, कौन? फिराक गोरखपुरी। एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को लिए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों में झुलाने लगती है, कभी उसे अपनी गोद में भर लेती है और वह बार बार बच्चे को हवा में उछालती भी है। यह क्रिया बच्चे को अच्छी लगती है और वह बहुत प्रसन्न होता है, जिससे आंगन में उसकी खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। यह है महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक रुबाई दे देगा, दो रुबाई दे देगा, फिर पूछेगा बताइए इस रुबाई में कौन सा छंद है, बताइए इसमें रस कौन सा है, इसमें किस प्रकार के बिंब का प्रयोग किया गया है, इसमें कौन सा अलंकार है, इस प्रकार से। तो भाषा कैसी है? हिंदी उर्दू मिश्रित रूप है, जो रूप गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा के रूप में देखा था। रस वात्सल्य है, छंद रुबाई है, श्रव्य दृश्य बिंब यानी होता है चित्र, इमेज जिसे कहते हैं, बिंबों का प्रयोग किया गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, हम लोगों ने ऐसा सुना भी है और ऐसा देखा भी है, किस प्रकार से माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, किस प्रकार से वह हाथों से उछालती है, ऐसा चित्र हमारे दिमाग में छप जाता है और हम उन लोगों ने ऐसा सुना भी है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, चांद के टुकड़े में रूपक अलंकार है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। दूसरी रुबाई, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। यानी कि अब बच्चे को निर्मल जल से नहला रही है बच्चे को, और जैसे नहला रही है तो निर्मल जल से वो जल क्या होता है, छलकता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसके उलझे हुए बाल है और जैसे जल डालोगे तो छलके तो बच्चा पानी में तुम्हें पता है क्या क्या करता रहता है। और जब उसे नहला देती है तो उसके उलझे हुए गेसों में बालों में कंघी करती है, और जैसे उसे निर्मल जल से नहला देती है उसके बाद उसके उलझे हुए बालों में माँ बड़े प्यार से क्या करती है, कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। जब बच्चे को नहला देती है, कंघी कर देती है, तो माँ अपने घुटनों में लेके बच्चे को ऐसे खड़ा कर लेती है जिससे वो हिले डुले नहीं, और वो उस बच्चे को वह आसानी से कपड़े, सरलता से कपड़े पहना सके। अब जैसे ही माँ बच्चे को घुटनों में लेती है, खड़ा करती है, तो उस समय बच्चा है वो अपने माँ के चेहरे को जिस प्रकार से देखता है, तो माँ उस हंसी पर वह कहते हैं ना इस प्रकार से करते हैं ना, बलियारी जाऊं, यानी कि वह जो मुस्कुराहट भरी चेहरा है उस बच्चे का, तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। यानी कि जिस प्यार से बच्चा देखता है और जब घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा जिस प्यार से देखता है वह माँ को बहुत अच्छा लगता है और माँ उसे गोद में भर लेती है। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ अर्थात साफ जल से नहलाती है, जिससे उसके उलझे हुए बालों में पानी छलक रहा है और कंघी से उन उलझे हुए बालों को सुलझा रही है। जब माँ उसे अपने घुटनों के बीच में लेकर खड़ा करती है जिससे बच्चा सीधा खड़ा हो और वह इधर उधर न हो और वह उसे सरलता से कपड़े पहना सके, तब बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुख को देखता है, तो माँ को उसकी सुंदरता मोह लेती है। तीसरी रुबाई है, दिवाली के शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म धमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ दीपावली के त्योहार की बात की गई। आपको पता है दिवाली की त्योहार आती है, सब शाम होते पहले है ना,
दो अच्छे से कपड़े मतलब मकानों को धो देते हैं, रंग पुताई उताई कर देते हैं, सभी जगह लाइट लाइट कर देते हैं, रंग बिरंगे फूल बिछा देते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो वही बात यहाँ है कि दिवाली की जो शाम है उसमें सभी लोग अपने घर को सजा देते हैं, पो देते हैं, रंगाई धुलाई कर देते हैं, रंग रूंग कर देते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लाए और माँ अपने बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने जगमगाते हुए खिलौने लाती है बच्चों को खुश करने के लिए। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म धमक यानी चमक बच्चे के गरोंदे में जलाती है दिए। अब दीपावली के दिन जो माँ चीनी मिट्टी खिलौने लाई थी बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों को देने के लिए, उस चीनी की मिट्टी के जगमगाते हुए खिलौने में जब माँ एक दीपक, दिए का एक दीपक जब उसमें जलाती है तो उस दिए की चमक से उस माँ के सुंदर से मुखड़े पर एक बहुत ही अच्छी चमक, एक नर्म चमक, सरलता हुई बहुत ही सुंदर चमक दिखाई कवि को दे रही है। तो कवि कहता है कि दिवाली की शाम को सभी लोग अपने घर को सजा कर रखते हैं, रंग रोगन कर देते हैं और माँ बाप अपने बच्चे को रंग बिरंगे जगमगाते चीनी मिट्टी खिलौने लाते हैं और माँ जब उस चीनी मिट्टी खिलौने में एक दिया जलाती है तो उस दिए की रोशनी से, उस लो से माँ के चेहरे पे एक बहुत ही सुंदर चमक नजर आती है। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि दीपावली की शाम को रंग रोगन से पुते एवं सजे हुए घरों में माँ अपने बच्चे के लिए मिठाई के नाम पर चीनी मिट्टी के बने जगमगाते हुए खिलौने लाती है। वह बच्चे के छोटे से मिट्टी के घर में एक दीपक जलाती है। ऐसा करते हुए उस दीपक की रोशनी में माँ के सुंदर मुंह पर हल्की सी कोमल सुंदर चमक आ जाती है, अर्थात माँ का चेहरा उस दीपक की रोशनी में खिल उठता है। माँ खुश, बच्चे खुश तो माँ खुश, सीधी सी बात है। अब यहां आता है क्या, सूरदास जी के वात्सल्य की सादगी की याद आती है हम लोगों को। आंगन में ठुनक रहा जिद आया। अब आंगन में जो बच्चा है वह जिद कर रहा है और ठुनक रहा है, ठुनकते हैं ना, कभी ऊ करना, फिर चुप हो जाना, फिर मम्मी को देखना, फिर रोना, ठुक ठुक, इस प्रकार से। बालक को हई चांद पे ललचाए, क्योंकि बालक क्यों ठुनक रहा है, क्यों जिद, क्या जिद कर रहा है, क्योंकि उसका जी है ना चंदा मामा पर आ गया और चंदा मामा को उसने क्या कर लिया, समझ लिया, खिलौना समझ लिया। दर्पण उसे दे, वह कह रही माँ देख आईने में चांद उतर आया। यानी कि बच्चा आंगन में बैठा हुआ है और वह जिद कर रहा है और ठुनक रहा है, यानी कभी रोना, कभी चुप होना, कभी रोना, उसे ठुनकना बोलते हैं, यानी कि रुक रुक के रोना, उसे कहते हैं ठुनकना। और बच्चा ठुनक रहा है और जिद कर रहा है कि मैयारी मुझे तो ये चंदा मामा है ना यही खिलौना चाहिए। और चंदा मामा को, चंद्रमा को उन्होंने क्या समझ लिया, चांदा मामा को क्या समझ लिया, खिलौना समझ लिया। और वह जिद कर रहा है अपनी माँ से कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए। अब माँ उसकी जिद पूरी करने के लिए उसके हाथ में क्या दे देती है, शीशा, दर्पण दे देती है और कह रही है देख बेटा शीशे में चांद उतर आया है, देख आईने में चांद उतर आया, देख आईने में, दर्पण में चांद उतर आया। और जब बच्चा उस आईने में अपनी ही तस्वीर देखता है, परछाई देखता है, तो बच्चों को क्या पता क्या चंद्रमा और क्या मेरा चेहरा, तो बच्चा भी खुश और माँ भी खुश। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि बच्चा आंगन में मचल रहा है और वह जिद कर रहा है कि क्योंकि उसका मन चांद की ओर आकर्षित हो गया है और वह अपनी माँ से उस चांद को लेने की जिद कर रहा है। माँ बच्चे की जिद को पूरी करने के लिए उसे दर्पण देते हुए कह रही है कि देख बेटा दर्पण में चांद उतर आया है, क्योंकि बच्चा माँ के लिए चांद का टुकड़ा ही है। इस तरह माँ बच्चे की जिद को पूरी करती है। माँ ही होती है भाई, और यही काम पिताजी को दिया होता ना तो नहीं हो पाता, समझना। भाषा कैसी है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा, रस वात्सल्य, ध्यान रखना, छंद रुबाई है, दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया। इस रुबाई में भ्रांतिमान अलंकार, क्यों भ्रांति, कैसे, बच्चे को भ्रांति हो गई है कि चांद दर्पण में उतर आया तो भ्रांतिमान अलंकार हो गया। अब यहां रक्षाबंधन त्योहार का, दीपावली के त्योहार का हम लोगों ने प्रयोग कर लिया है। अब देखो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, यानी कि रक्षाबंधन की सुबह है वह मिठास की सुबह है, यानी मीठापन है उसमें। छाइए गठा गगन की हल्की हल्की, और रक्षाबंधन है श्रावण मास में आते हैं। श्रावण मास में आपको पता ही है बारिश होती है। बारिश कैसी होगी, जब बादलों का गठाव जमाव होगा एक जगह, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, यानी कहने का था भाई के बहनती चमकती राखी। यानी कि रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, बहन अपने भाई के राखी बांधती है और वो लच्छे हैं, और जैसे ही गठा
से बादलों गठा छाती है तो उसमें बिजली की चमक होती है। तो वह लच्छे है ना, लच्छे कवि को बिजली की चमक से बिजली की तरह चमकते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार बिजली चमकती है ना, उसी पर वो कवि को वो जो राखी के लच्छे हैं ना वो चमकते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये कैसा हो रहा है, बिजली की तरह राखी के लच्छे हैं, धागे हैं, वो चमक रहे हैं। रक्षाबंधन की सुबह को रस की मिठास बताया गया है। और रक्षाबंधन वो सावन मास में आती है, उस समय हल्की हल्की सी बादलों की गठाएं छाई रहती हैं, और गठाएं छाई रहती है तो उसमें बिजली की चमक भी होती है। अब जब भाई के बहन राखी बांधती है तो राखी के जो लटकते हुए लच्छे हैं, धागे हैं, वो बिजली की तरह चमकते हुए नजर आ रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि रक्षाबंधन की वह मधुर सुबह जो मिठास की सौगात है, सावन का महीना होने के कारण आकाश में बादलों की हल्की हल्की गठाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में जैसे बिजली चमकती है, उसी तरह राखी के लच्छे अर्थात धागे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं। और बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है तो वह राखी बिजली की चमक से और अधिक चमक उठती है। भाषा सेम है, छंद सेम है। राखी के धागों को चमकती हुई बिजली से उपमा दी गई, तो उपमा अलंकार हो गया। इस रुबाई में कवि ने बादलों गठा का जो संबंध बिजली से होता है, वही संबंध भाई का बहन से होता है, ऐसा कवि ने बताया। कवि ने बताया है कि सावन का संबंध गठा से, गठा का संबंध बिजली की चमक से, और भाई का संबंध जो बहन से होता है वही संबंध इनमें है। किसका? सावन का गठा से, और गठा का बिजली की चमक से, और वैसा ही भाई का बहन में ऐसा संबंध बताया है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि रुबाइयों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा, सवैया, चौपाई, रुबाई। तो रुबाई किस भाषा का छंद है? उर्दू फारसी। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। उर्दू फारसी। कितने चरण होते हैं, कितनी पंक्तियां होती हैं? 4। किस किस पंक्तियों में काफिया तुक मिलाया जाता है? पहली, दूसरी, चौथी में तुक मिलाया जाता है, और तीसरी स्वच्छंद होती है। रुबाइयों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? भावपूर्ण, वर्णनात्मक, बिंबात्मक, चित्रात्मक। तो भावपूर्ण भी है और बिंबात्मक भी है। यदि दोनों का हम लोग बात करें तो यहां भावपूर्ण है, क्योंकि मां का प्यार दिखाया गया। दोनों भी आंसर हो सकते हैं, भावपूर्ण, बिंबात्मक भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बिंबों का प्रयोग यहां पे किया गया है, बिंबात्मक। रुबाइयों में किस रस का प्रयोग हुआ है? वात्सल्य रस। माता पिता द्वारा बच्चों पर जो प्रेम करते हैं वही रस वात्सल्य रस होता है। घर में किससे बने सुंदर खिलौने लाए गए? चाय पत्ती के, चीनी मिट्टी के, रेतीली मिट्टी के, सीमेंट मिट्टी के। तो कैसे लाए गए बेटा? चीनी मिट्टी के खिलौने लाए गए हैं। दिवाली के अवसर पर रूपवती के मुख पर क्या होती है? एक नर्म चमक, एक नर्म चमक, एक गर्म चमक, एक ठंडी चमक, एक सरल चमक, एक नर्म चमक। और चमक किसका अर्थ है? दमक का है, ये भी ध्यान रखना है। नर्म यानी कोमल, मुलायम, जिसे हम लोग कहते हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश। बालक का मन किस पर ललचाया? चंदा मामा पर। कहां है चंदा मामा? ये रहा। देखो इन ऑप्शनों की आवश्यकता भी नहीं, तुम्हें यदि अच्छे से पढ़ लिया हो तो। देखो, मां अपने पुत्र की जिद को क्या देकर पूरा करती है? दर्पण, शीशा, जिसे आप लोग तकिए के नीचे लगाकर सोते हो ना, और सुबह उठते ही पहले तो हाँ ठीक है, उसके बाद जाते हो 1 नंबर 2 नंबर जो भी जाना होता है आपको, करते हो ना ऐसा। ऐसा पढ़ाई भी किया करो। किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के। किसकी तरह चमक रहे हैं? बिजली की चमक की तरह। ऐसे पूछ रहे हैं किसकी तरह चमक रहे हैं, तो बिजली की चमक की तरह चमक रहे हैं। रुबाइयों में सावन का संबंध किससे बताया गया है? रुबाइयों में सावन का संबंध किससे बताया गया है? सावन का संबंध देखो, सावन का संबंध है वो गठाओं से है, और गठाओं का संबंध किससे? बिजली की चमक से है, बिजली की चमक से है। और वही संबंध किससे है? भाई का बहन से है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा बेटा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, मां बार बार हवा में क्या उछालती है? अपने बच्चे को उछालती है। हवा में बच्चे की क्या गूंज रही है? किलकारियां, हंसी, जिसे हम कहते हैं। मां बच्चे को कैसे जल से नहलाती है? निर्मल जल से। है क्या कहीं? ये रहा। किस पर्व पर घर लिपे पुते साफ सुथरे सजे धजे होते हैं? दीपावली। इसको तो
मिठास का बंधन बताया गया। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ पूछा नहीं जाएगा, पर याद रखना है 1896। मूल नाम ये पूछा जा सकता है। फिराक गोरखपुरी जी का पूरा नाम बताइए। फिराक गोरखपुरी जी का जन्म हुआ था गोरखपुर यूपी में, इसलिए इनका नाम गोरखपुरी रख दिया गया है। उनका मूल नाम था रघुपति साय फिराक। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण फिराक कितने वर्ष जेल में रहे? 1.5 वर्ष। याद रखना इसे। इसका आंसर आप लोग देना है मुझे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला फिराक गोरखपुरी जी को। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को बेटा। हाँ देना है, मैं देखता हूं कौन कौन देता है बच्चा, देखता हूं मैं आज उसे। अब देखो सब्जेक्टिव। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? क्योंकि जिस प्रकार से आप बताए ना संबंध किससे किससे है, वही बात यहां है। देखो शायर राखी के लच्छे धागों को बिजली की चमक की तरह कहकर यह बताना चाहता है कि सावन मास में रक्षाबंधन के दिन जिस तरह हल्की हल्की गठाओं में बिजली चमकती है, उसी प्रकार बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती राखी बांधती है। वह बिजली की तरह पवित्र और स्वच्छ है। क्या राखी? रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। सावन का संबंध जो झीनी गठा से है, गठा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से होता है। यह व्यंजित किया है कवि ने। और कवि का कल्पना का क्या मुकाबला, आपको पता है नहीं, बार बार मैं कहता हूं आप लोगों को, आप मानते क्यों नहीं हो? मानना होगा आप लोगों को। आप यदि कविता लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कवि, यार मैं भी ऐसे करना सीखूं। तो आपको मानना पड़ेगा, एक दिन मानोगे, अभी नहीं, बड़े होगे जब। टिप्पणी करना है। गोदी के चांद और गगन के चांद का क्या रिश्ता है? भाई गोदी में बच्चा है, चांद, गोदी में चांद यानी एक माँ का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा बच्चा, और गगन आसमान का चांद एक मामा भांजा होता है, भतीजा, मुझे भांजा होता है ना, मामा भांजा। हाँ सावन गठा रक्षाबंधन का पर्व, तो सीधी सी बात है रक्षाबंधन सावन में आती है, उसका संबंध गठा से होता है, सावन गठा से सेम। देखो गोदी के चांद से तात्पर्य अपने पुत्र से है। आकाश के चांद और गोदी के चांद का पुराना रिश्ता है, क्योंकि सूरदास जी ने पहले ही बता दिया था। आकाश के चांद को चंदा मामा माना जाता है या कहा जाता है। जब बच्चा चंदा मामा को खिलौना समझकर उसे लेने की जिद करता है तो माँ उसके हाथ में दर्पण देकर उसके चेहरे को दिखाकर कहती है, देख बेटा दर्पण में चंदा मामा उतर आया है। इस प्रकार चंद्रमा और बच्चे में मामा भांजा का संबंध माना जाता है। भांजा देखो याद आ गया ना। हाँ वो चाचा भतीजा होता है ना, क्योंकि बेटा मुझे ये संबंध बहुत कम बताए, बहुत कम पता रहता है यार, चाचा भतीजा और चंदा मामा भांजा, ये ध्यान रखना है। सावन की गठाएं व रक्षाबंधन का पर्व, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व सावन में आता ही है, तो वहां सावन का संबंध गठाओं से होता ही है। श्रावण मास अर्थात वर्षा ऋतु में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह बंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का बंधन होता है। इस दिन बहन अपने भाई को चमचमाती राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। श्रावण में गठाएं आकाश में छाई रहती हैं, तभी यह त्योहार बनाया नहीं यार, मनाया जाता है बेटा, मनाया कर लेना है। बनाना होता है कि हम हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, वो अलग चीज होती है। माँ बच्चे को किस प्रकार तैयार करती है? स्वच्छ जल से नहलाती है, उलझे बालों को सुलझाती है, अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है, वही चीजें लिखनी है। माँ बच्चे को निर्मल स्वच्छ जल से नहलाती है और उसके उलझे हुए बालों को प्यार से कंघी करती है और उसे अपने दोनों घुटनों के मध्य खड़ा करके कपड़े पहनाती है, जिससे बच्चा बहुत खुश होता है और वह अपनी माँ को बड़े प्यार से देखता है, तिरछी तिरछी नजरों से। देखना बच्चा होता है ना जो जब देखता है ना तिरछी तिरछी नजरों से, तो बहुत अच्छा लगता है वो। वैसे बच्चे वैसे अच्छे लगते हैं। बच्चा किस वस्तु के कारण लालची बन जाता है? चंदा मामा। जब बच्चा चंदा मामा को देखता है तो उसका मन लालची हो जाता है और वह उसे लेने की, वह पकड़ने की जिद करता है। फिराक गोरखपुरी की भाषा शैली पर विचार कीजिए। भाषा शैली उर्दू, हिंदी और लोक भाषा का मिश्रण। फिराक गोरखपुरी मूलतः शायर है। उन्होंने रुबाइयां, गजल आदि लिखे हैं। इन सब में उन्होंने प्रमुख रूप से उर्दू और तथा उर्दू के साथ साथ हिंदी लोक भाषा का प्रयोग किया है। फिर भी इनकी भाषा में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं दिखती, लगभग सभी पाठकों को समझ में आ जाती। बिल्कुल इजी भाषा है, आप लोगों ने देखा कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसका अर्थ हमें समझ में ना आए। देखो बेटा ये तो हो गया हमारा ये चैप्टर। अब यहाँ जो ये कोड दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पार्क बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है।
आप लोग ज्वाइन करें बेटा। कैसे ज्वाइन करेंगे एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ऐसे गूगल ओपन कर लोगे आप लोग, ऐसे गूगल ओपन करना, यहाँ लिखना है अड्डा 24/7, ठीक है। उसके बाद यहाँ इंडिया लार्जेस्ट पे जाना है, फिर यहाँ आप लोग और कोर्सेज में, जब तक ये घूमता रहेगा ना बेटा जब तक कुछ नहीं होगा, ऑल कोर्सेज, फिर यहाँ जाना है स्कूल K-12 में, फिर यहाँ क्लास 12th में, फिर यहाँ CBSE बोर्ड क्लास 12th। अब यहाँ आप लोगों के लिए स्पार्क बैच ये रहा, आर्ट्स स्पार्क बैच, ठीक है। अब यहाँ आप लोग ये ज्वाइन कीजिए हमारे साथ में। आर्ट्स नहीं, आपका कोई भी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सब जगह ये हम लोग कोड यूज कर सकते हैं। XYZ कहीं पे भी हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, कोई सा भी हो, आप लोग सब जगह ये कोड यूज कर सकते हैं Y551। जैसे अप्लाई करोगे तो ये देख लीजिएगा बेटा आपके सामने, ये मात्र जो 2999 का जो बैच था बेटा, 2999 का ये जो बैच था, ये मात्र आपको 510 रुपये डिस्काउंट के साथ में 2489 रुपये का पड़ जाता है मात्र। लेकिन कब? जब आप लोगों ने ये कोड यूज किया Y551। तो बेटा अब इसके साथ साथ, अब ये तो 12th की बात होगी। अब जैसे ही हम लोग यहाँ आए थे ना, ऐसे स्पार्क बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ आए थे ना, तो यहाँ से आप लोग है ना, यहाँ से जैसे हम लोग यहाँ आए थे, आप लोग देखा होगा ऑल कोर्सेज में। अब यहाँ 12 में गए थे, यदि CUET का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, CUET, और यहाँ महापैक में जाना है। आपका सब्जेक्ट जो भी हो वहां पर भी आप लोग Y551 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पार्क बैच मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आज हमारे कुल 8 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं आरो भाग 2 पुस्तक के। तो जल्दी से आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो भी समस्या हो ना बेटा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो यार, मैं आपको 24 आवर्स जब भी मैं कमेंट देखूंगा तब भी उसका आंसर मैं दे दूंगा। चाहे घर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे रास्ते में चल रहा हूँ, चाहे मैं किसी बस में ट्रेवल कर रहा हूँ, मेट्रो में हूँ, कहीं पे भी हूँ, मैं दूंगा यार आपको, क्योंकि मुझे अब की बार 100% मार्क्स चाहिए हिंदी में, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा।